नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है फ्रॉम द वेनस डिसऑर्डर्स आफ्टर वेरिकोस वेन्स इज़ अबाउट द सेफना वेरिक्स। सेफना वेरिक्स क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं उनकी प्रोमिनेंट डायलिटेशन हो जाती है किस लेवल पे, सेफनो फेमरल जंक्शन पे। वैसे तो डायलिटेशन किसी भी जगह पे हो सकती है, लेकिन अगर स्पेशली हम कहते हैं सेफनो फेमरल जंक्शन पे जो प्रोमिनेंट किस्म की डायलिटेशन होती है उसको कहते हैं। अब वहाँ पे जब हम ऐसे रखते हैं ना फिंगर को तो हमें थ्रिल फील होती है। कब? तो पेशेंट को कहते हैं कफ करो तब, ठीक है। तो वो थ्रिल फील होती है क्योंकि वहाँ पे हमें स्वेलिंग सी नज़र आती है, वेन्स प्रोमिनेंट नज़र आती है, हम सोचते हैं शायद ये जो है फेमरल हर्निया हो। तो हम जो है वो पेशेंट को क्या करते हैं कि ऐसे हाथ रखते हैं, कफ करने को कहते हैं, तो वहाँ पे थ्रिल फील होती है और पेशेंट जब सीधा लेटता है तो ये डिसअपेयर हो जाती है। सो ये आपको ऊपर नज़र आ रही है, ये वाली स्वेलिंग सेफना वेरिक्स है ये। और ऑब्वियसली ये टेंडर नहीं होगी जैसे फेमरल हर्निया टेंडर होता है, ये वैसे नहीं होगी, थ्रिल फील होगी और टेंडर होगी, नॉन टेंडर होगी। अब नेक्स्ट है सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलेबाइटिस। इसमें क्या होता है कि सुपरफिशियल वेन जो है, जो पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन और थ्रोम्बोसिस हो रही है। होता क्या है कि किसी भी ट्रॉमा की वजह से, आईवी इन्फ्यूजन की वजह से या कोई इंजेक्शन हम लगाते हैं तो उसकी वजह से ना क्या होता है, क्योंकि हमने सुपरफिशियल वेन को छेड़ा होता है किसी फॉर्म में भी, इंजेक्शन लगा के या किसी भी तरह ट्रॉमा लगा के, इंजेक्शन लगा के किसी भी तरह, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन थ्रोम्बोसिस हो जाती है सुपरफिशियल वेन की, तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, ठीक है। वैसे तो इसमें कोई जो है एसेप्सिस होती है, मतलब कोई वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते हैं सच, सिर्फ इन्फ्लेमेशन थ्रोम्बोसिस है, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। लेकिन अगर सेप्टिक पंक्चर की हमने बहुत ही गंदे तरीके से जो है ना इंजेक्शन लगाया के अंदर बैक्टीरिया चले गए, फिर हो सकता है रेडनेस हो जाएगी, टेंडरनेस होगी। फिर थ्रोम्बोसिस अब जो है वो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बोसिस अगर हो जाता है डीवीटी हो जाएगा, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, और वो किस तरफ लीड कर सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो हम क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, एनसेड्स, और स्टॉकिंग्स लगाएंगे, एक्सरसाइज करने को कहेंगे ताकि वो कोई कोगुलेशन वगैरह ना हो, और एंटी कोगुलेशन थेरेपी देंगे अगर डीवीटी हो गई है, ठीक है। अब अगर एक पेशेंट है उसको जो है ना हम कहते हैं अच्छा ठीक है आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, ट्रीटमेंट लें, लेकिन बार बार उसको जो है ये होता जा रहा है, रिकरेंट हो रहा है, तो हमने फिर सोचना है कि ये कोई मसला है, ट्रोसिस सिंड्रोम होता है, उसको फिर इन्वेस्टिगेट करना होता है। ई थ्रोम्बोसिस, ई थ्रोम्बोसिस जो है ये क्या होता है, ई से लग रहा है कि ये कोई इंटरनेट से रिलेटेड है, लेकिन पेशेंट वो जो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो हर वक्त कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं ना, तो उनका ब्लड क्लॉट बन जाता है, उस वो जो थ्रोम्बोसिस होती है उसको कहते हैं ई थ्रोम्बोसिस। फिर डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, इस चैप्टर में से ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो वेरिकोस वेन्स और डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का है। इसमें से यूक्यूज आते हैं। डीवीडी का आपको पहले से पता है कि जी क्या होता है, जो वास्कुलर सिस्टम है, डीप वेन्स हैं, उनके अंदर क्या हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गई है, ठीक है। एबनॉर्मल सा मास बन गया, थ्रोम्बोसिस हो गई है, एंड इट इज़ अ मेजर एंड प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये डीप वेन्स में होगा तो इसको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कह देंगे। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आपको पता है इसके डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के क्या है, विट्रोस ट्रायड क्या होता है, जो 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से डीवीटी होती है। सबसे ऊपर देखें क्या हो रहा है, स्टेसिस हो रही है, ब्लड रुक रहा है एक जगह पे। दूसरा क्या है, कोगुलेबिलिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग होती जा रही है। और तीसरा क्या है कि वेसल वॉल की इंजरी हो रही है किसी वजह से, ठीक है। दिस इज विट्रोस ट्रायड। हाइपरकोगुलेबिलिटी, एंडोथेलियल इंजरी एंड स्टेसिस। स्टेसिस क्यों होगी, ब्लड क्यों एक जगह पे रुक जाएगा, क्योंकि हम रुक गए हैं, हम इमोबाइल हैं, यहाँ प्रेगनेंसी है, पोस्टपार्टम है, प्रीवियस हिस्ट्री है थ्रोम्बोसिस की, उसकी वजह से ब्लड रुक जाता है एक जगह पे। हाइपरकोगुलेबिलिटी क्यों होती है,
या तो क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्सेस हो गई है, एंटी क्लॉटिंग की कम हो गई है, लाइक एंटीथ्रोबिन, प्रोटीन सी एस डेफिशिएंसीज, फैक्टर 5, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मेलिग्नेंसी, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। एंडोथेलियल इंजरी किसी भी वजह से हो सकती है, ट्रॉमा, सर्जरी, कैथेटराइजेशन, सर्जरी इन एनी फॉर्म, ऑर्थोपेडिक, यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी। यहाँ पे लिखा हुआ है विट्रो स्ट्राइकर हाइपरकोगुलिटी और एंडोथेलियल इंजरी और ब्लड स्टेसिस। हाइपरकोगुलिटी कैसे है कि कोगुलेशन ज़्यादा हो रही है, एंटीकोगुलेंट्स कम है, CS और एंटीथ्रोम्बिन 3, फैक्टर 5, और बाहर से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स ले रहे हैं, या मेलिग्नेंसी है। वेसल इंजरी जो है कैथेटर्स के ट्रॉमा और सर्जरी की वजह से हो सकते हैं। ब्लड स्टेसिस क्यों होगा? हॉस्पिटलाइजेशन, प्रोलॉन्ग है प्रेगनेंसी, है लिम्ब पैरालिसिस, राइट हार्ट फेलियर, ओबेसिटी और लॉन्ग फ्लाइट। बहुत ज़्यादा देर के लिए एरोप्लेन में हम फ्लाइट कर रहे थे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसके? ठीक है, जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से जो लेग होती है वो क्या हो जाती है? स्वॉलन हो जाती है, पेन होती है, एरिदीमा होता है, रेडनेस हो जाती है, डायलेटेड सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, लो ग्रेड फीवर हो सकता है इंक्रीज पल्स के साथ। तो अगर पेशेंट को लो ग्रेड फीवर है, पल्स इंक्रीज है और पेन है, कॉफ, टेंडरनेस है, तो आपने ज़रूर सोचना है DVT और रिस्क फैक्टर्स को देखना है प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमनली। फिर एक चीज़ होती है वीनस गैंग्रीन। DVT में क्या होता है कि जो वीनस कोलेटरल्स माइक्रो सर्कुलेशन होती है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगर कोलेटरल्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं ना DVT में, मेन ट्रंक के साथ साथ जो भी इर्द गिर्द की आर्टरीज थी वो भी इन्वॉल्व हो गई हैं, वेन्स, तो फिर बहुत ज़्यादा मसले की बात होती है कि वहाँ पे इसको कहते हैं फ्लेगमेसिया सेरूलिया डॉलेंस। पूरी लेग जो है ब्लू हो जाती है, लाइक इस तरह से पूरी लेग जो है वो ब्लू हो जाती है। इसको कहते हैं फ्लेगमेसिया सेरूलिया डॉलेंस। ये क्यों होती है? क्योंकि डीप वेन के साथ साथ जितनी भी माइक्रो सर्कुलेशन होती है, कोलेटरल्स होते हैं, वो भी जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। लेग इतनी स्वॉलन हो जाती है और जो है ना ब्लू हो जाती है। अगर यही लेग जो है वो वाइट कलर की हो ना, तो उसको कहते हैं, अगर यही लेग जो है ये वाइट कलर की हो जाए तो उसको कहते हैं फ्लेगमेसिया एल्बा डॉलेंस। ठीक है, ब्लू होगी तो फ्लेगमेसिया सेरोलिया डॉलेंस, और अगर वाइट होगी तो उसको कहते हैं फ्लेगमेसिया एल्बा डॉलेंस। ठीक है, तो ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होती है। ये देखें किस तरह से नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में क्लॉट बन गया, ये एम्बोलिस बनेगा और फिर आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक करेगा। इस तरह बनता है, डिसलॉज करता है। ठीक हो गया। अब 2 साइंस हमने पढ़ने हैं कि जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो है ना DVT है। इसमें हॉर्मन्स टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पर्सन का जो पाँव है ना उसको डॉर्सी फ्लेक्स करते हैं, जैसे कि कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगी, उसको काफ रीजन में, ये जो काफ रीजन है इसमें स्फीयर पेन होगी। ठीक है, ऑब्वियसली पेनफुल है, पेशेंट को नहीं परफॉर्म करने का, ये हॉर्मन साइन है डॉर्सी फ्लेक्शन की, उसको काफ में पेन होगी। ठीक है, दूसरा होता है मोसिस टेस्ट। इसमें देखें हम क्या कर रहे हैं कि उसके जो काफ रीजन है ना उसके मसल्स को हम साइड टू साइड ऐसे ना स्क्वीज़ करते हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट को पेन होती है, तो ये मोसिस टेस्ट होता है। सो ये 2 टेस्ट हो गए, हॉर्मन्स टेस्ट और मोसिस टेस्ट। DDs क्या हो सकते हैं इसके? हम सोच सकते हैं कि बेकर्स सिस्ट है, रप्चर ऑफ प्लांटर टेंडन है, काफ मसल हीमाटोमा है, सेलुलाइटिस है, पेनफुल कंडीशंस। इन्वेस्टिगेशंस हम कैसे करेंगे? वही है, डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे और इसके अलावा जो है MRCT जो वीनोग्राफी करेंगे, सेम वही है, और जो कि हमने उसकी पढ़ी है वेरिकोस की। उसके बाद जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें हम कोगुलेशन प्रोफाइल चेक कर लेंगे, फैक्टर 5, एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीन C, प्रोटीन S। ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि हमने प्रिवेंट करना है कि थ्रोम्बस ना बने और पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो, रिकरेंस को प्रिवेंट करना है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। हमारा ट्रीटमेंट का एम ये होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये हम करते हैं। इसमें हमारी जो होती है वो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन होती है, लो डोज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या फोंडापेरिनक्स होती है। ठीक है, अब ज़्यादातर जो हेल्पफुल है दैट इज़ द लो मॉलिक्यूलर वेट जो है ना हेपरिन, ये ज़्यादा हेल्पफुल होती है एज़ कम्पेयर टू द अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। ठीक है, लेकिन जो स्पीयर रेनल फेलियर के लोग होते हैं उनके अंदर हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देते हैं। क्योंकि जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन होती है वो किडनी से रिलीज़ होती है,
ठीक है। तो अब किसी की किडनी ख़राब है तो हम क्या देंगे उसको, लो मोलिकुलर वेट नहीं देंगे, उसको अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देंगे। फिर हेपरिन जो है उसको शुरू में हम वारफरिन के साथ देते हैं और फिर हम उसको 4 से 5 दिन के बाद जो है ना स्टॉप कर देते हैं वारफरिन को। ठीक है, हमने जो INR का लेवल रखना होता है वो 2 to 3 रखना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने हेपरिन जो दी है उसकी डोज को मोनीटर करने के लिए हम APTT का लेवल जो है उसको मोनीटर रखते हैं और वारफरिन की मोनीटरिंग के लिए INR को चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है टेबल। इससे हमें पता चलता है कि हमने कितनी ड्यूरेशन रखनी है एंटीकोगुलेशन थेरेपी की। अगर पेशेंट को पहली दफ़ा जो है ना हुआ है और उसके साथ रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर है, लाइक वो जो ड्रग यूज़ कर रहा था, एस्ट्रोजन, सर्जरी थी, ट्रॉमा था या थोड़ी देर के लिए इमोबिलाइज था, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं ना। हम उसको कहेंगे ये एस्ट्रोजन छोड़ दो और चलना फिरना शुरू करो और ट्रॉमा वाली ट्रीटमेंट करेंगे, सर्जरी ख़त्म हो जाएगी। तो रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर है और पहली दफ़ा हुआ है तो 3 से 6 महीने तक का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पेशेंट को पहला इवेंट तो हुआ है लेकिन उसकी कॉज़ का हमें नहीं पता नहीं क्यों हुआ था, ठीक है, इस केस में हम 6 महीने से ज़्यादा का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, पहली दफ़ा हुआ है और कॉज़ का हमें नहीं पता, 6 महीने से ज़्यादा का ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर पेशेंट को रिकरेंट है या पहला इवेंट हुआ है लेकिन इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर है तो फिर हम लाइफ टाइम करेंगे, 12 महीने से लेके लाइफ टाइम करेंगे। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर है, उसने तो रहना ही रहना है, तो हम इसको लाइफ टाइम चलाएंगे। और रिकरेंट है, बार बार हो रहा है, तो लाइफ टाइम चलाओ। थ्रोम्बोलाइसिस होती है, ये हम मैसिव DVT में यूज़ करते हैं, लाइक फ्लेगमेसिया सीरुलिया डोलेंस हमने देखा था। यहाँ हमें लग रहा है कि अब लिम्ब लॉस होने का खतरा है और एक्सटेंसिव DVT है, ऊपर तक सारी फैली हुई है, प्रॉक्सिमल है, क्योंकि प्रॉक्सिमल का ज़्यादा खतरा है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी पढ़ाया था कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्टली इसी वजह से होता है कि प्रॉक्सिमल की वजह से ना, प्रॉक्सिमल ज़्यादा जल्दी ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वही टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस। कैथेटर डालते हैं वेन में और वहाँ से हम TPA इंट्रोड्यूस कर लेते हैं फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के थ्रू। दूसरा क्या है, सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी। इसकी मैं आपको अभी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये हम तब करते हैं सर्जरी के थ्रू, उस थ्रोम्बस को रिमूव करते हैं। इलियोफेमरल जो DVT होती है ना, उस केस में, मतलब बिल्कुल ऊपर है, अब तो पहुँचेगी फेमरल ऊपर हार्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे थ्रेटन्ड वीनस गैंग्रीन है या फ्लेगमेसिया सीरोलिया डोलेंस है, तो फिर हम ये सर्जिकल करते हैं। वीनस स्टैंडिंग जो है ये हम करते हैं जब इलियक वेन की स्टेनोसिस हो जाए। तो सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी कब करेंगे, इलियोफेमरल DVT। और अगर इलियक वेन की स्टेनोसिस है तो वीनस शंटिंग करेंगे। उसमें हम जो है स्टेंट डालते हैं और उससे ओपन करते हैं। ठीक है, जिनको मेलिग्नेंट कॉज होता है उनके अंदर। प्रिवेंशन कैसे करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, इसका हमने पढ़ा हुआ है कि इन्फीरियर वेना कैमा में हम फ़िल्टर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर ही नहीं जाता। इन्फीरियर वेना कैमा को समझे हमने बंद कर दिया, अब नीचे से थ्रोम्बस ऊपर आ ही नहीं सकता, तो प्रिवेंशन हो जाएगी। और दूसरी प्रिवेंशन कैसे है, एंटीकोगुलेशन थेरेपी। ठीक है, DVT प्रोफिलैक्सिस। ठीक है, हम देखते हैं लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या मॉडरेट है या हाई रिस्क है। तो प्रोफिलैक्सिस जो है हम करते हैं, लो रिस्क कब होगा, जब माइनर सर्जरी है, 30 मिनट से कम की, कोई भी एज, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो लो रिस्क है। ठीक है, और अगर 30 मिनट से ज़्यादा की सर्जरी थी और एज जो है वो 40 ईयर से कम है लेकिन रिस्क फैक्टर नहीं है, तो मेजर इसके भी लो रिस्क है। दोनों माइनर सर्जरी हैं लेकिन एक 30 मिनट से कम की है, एक 30 मिनट से ज़्यादा की, एक कोई भी एज है, एक लेस देन 40 ईयर्स है, लेकिन कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, तो दिस इज़ लो रिस्क फॉर द DVT। ठीक है, मॉडरेट रिस्क क्या है, इन दोनों में मेजर सर्जरी है, एक जो है 40 ईयर से ज़्यादा की है जो रिस्क फैक्टर भी है कोई और मेजर मेडिकल इलनेस है, हार्ट, लंग कैंसर वगैरह। ठीक है, या माइनर सर्जरी है जिनको प्रीवियस DVT थी। हाई रिस्क क्या है, मेजर ऑर्थोपेडिक, जब भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी है ना तो ये हाई रिस्क है। पेल्विक या एब्डोमिनल सर्जरी हाई रिस्क है। ठीक है,
मेजर सर्जरी और प्रीवियस हिस्ट्री भी है तो हाई रिस्क है। हाई रिस्क के ऊपर फोकस करें, लो मॉडरेट को भूल जाएं। लोअर लिम्ब पैरालिसिस या मेजर लिम्ब एम्पुटेशन हुई है तो हाई रिस्क है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए प्रैक्टिकली, या तो मैकेनिकल मेथड्स हैं या फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं। मैकेनिकल मेथड्स में क्या है, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स है, एक्सटर्नल न्यूमेटिक कंप्रेशन है, अर्ली मोबिलाइजेशन है। फार्माकोलॉजिकल में क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद है, हम लो मोलिकुलर वेट को क्यों प्रेफर करते हैं ओवर द अनफ्रैक्शनेटेड, क्योंकि इसकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है, इसकी जो है ब्लीडिंग का रिस्क कम है, इसमें जो है हाइपर इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का रिस्क कम है, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसका रिस्क कम है, इसमें जो है लैब मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, आउट पेशेंट में सेफली एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इसका लॉन्गर इफेक्ट होता है। सो दिस इज़ अ प्रोसीजर नाउन एज कि जिसमें हम फोगार्टिस कैथेटर डालते हैं वायर पास करके और फिर हम उस थ्रोम्बस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक जो हमने किया था ना, आपको याद हो अगर पहले वो आर्टरीज़ वाले चैप्टर में, उसी तरह ही इस तरह ही डालते हैं, थ्रोम्बेक्टमी करते हैं। और दूसरा ये देखें, थ्रोम्बेक्टमी यही है, वो थ्रोम्बेक्टमी की है, ब्लड क्लॉट को रिमूव किया। 30 years ओल्ड जो है वाइट वॉशर है और उसको स्वेलिंग है आर्म पे। डिस्टल पल्स इज़ पैल्पेबल, आर्म इज़ swollen एंड पेनफुल। अब वैसे तो हमने जो डीवीटी पढ़ी हुई है ना, वो हमने पढ़ी हुई है किस चीज़ की, लोअर एक्सट्रीमिटी की, लेकिन जो अपर एक्सट्रीमिटी की डीवीटी होती है उसको हम कहते हैं पेजेट श्रॉटर डिजीज़। ठीक है, तो अब उसको क्या है, स्वेलिंग है, डिस्टल पल्स पैल्पेबल है, मतलब कोई आर्टरी प्रॉब्लम नहीं है, swollen and painful problem is very swollen and painful, तो दिस इज़ फॉर्म ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी डीवीटी। ठीक है, ये ना वाइट वॉशर है, ये बहुत ज़्यादा अपने लिम्स को काम करवाता होगा। रेपिटेटिव एक्शंस ऑफ अपर लिम्स की वजह से ना एक्सिलरी और सबक्लेवियन वेन की थ्रोम्बोसिस हो जाती है, उसकी वजह से होती है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं इसके डीवीटी के, आपने लिखते हैं ओबेसिटी, रेपिटेटिव एक्शंस ऑफ अपर लिम्स। इमरजेंसी इमेजिंग स्टडीज़ की क्या होगी, डुप्लेक्स डॉपलर अल्ट्रासाउंड या प्लेन एक्सरे ऑफ चेस्ट करवाएंगे, सीटी एमआरआई। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, अवॉइड द रिस्क फैक्टर, मतलब जो वो वाइट वॉशर है वो अपना प्रोफेशन चेंज कर ले टू अवॉइड द रेपिटेटिव एक्शन, रिलीव द सिम्टम्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम डीवीटी, प्रिवेंटिंग रिकरेंस, एंटीकोगुलेशन थेरेपी, थ्रोम्बोलाइसिस, सर्जिकल डीकम्प्रेशन। नेक्स्ट है कि 65 ईयर्स ओल्ड ओबीज लेडी जो है उसने लेप्रोटमी की है फॉर द परफोरेटेड अपेंडिक्स, तो उसको क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई है लेफ़्ट लेग की, टेंडरनेस है यानी कंप्रेशन ऑफ द लेफ़्ट काफ एरिया, तो ये वाला जो है मोसिस साइन है इन्होंने किया, और स्वेलिंग ऑफ लेफ़्ट लेग आफ्टर सर्जरी, तो दिस इज़ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, स्टॉप द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बिफोर इलेक्टिव सर्जरी, स्टॉप स्मोकिंग, रिड्यूस वेट, मसाज द लिम्ब, लो डोज हेपरिन, pneumatic compression, frequent change of posture, और after operation early mobilization and passive and active exercise। स्टेप वाइज ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, एलिवेशन ऑफ लिम्ब करेंगे, उसको एनाल्जेसिया देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, हेपरिन और वारफरिन देंगे, वीनस थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस विद स्ट्रेप्टोकाइसिन स्ट्रेप्टोकाइनेस कर सकते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म बाय आईवीसी फिल्टर विच इज़ इंफीरियर वेना कैवा फिल्टर। उसके बाद जो है 65 ईयर्स ओल्ड मेल अंडरवेंट द लेफ्ट रेडियल हेमिकोलेक्टमी फॉर सीए कोलॉन। थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे में क्या हुआ, स्वेलिंग हो गई उसकी राइट लेग की, और राइट काफ जो है उसका स्वॉलन है और टेंडरनेस है। ठीक है, तो सर्जरी के बाद अगर ये चीज़ हो रही है, दिस इज़ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। उसके बाद व्हाट फर्दर सीक्वल ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन, तो क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, वेरिकोस वेन्स हो सकती है, क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी हो सकती है। प्रिवेंशन आप कैसे करेंगे वो हमने कर लिया है। उसके बाद जो है 50 ईयर्स ओल्ड ओबीज़ वमेन है, उसको भी टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी हुई है, बायलेटरल मतलब कोई ऑपरेशन हुआ है गायनोकोलॉजिकल, उसकी वजह से उसके बाद जो है पेनफुल स्वेलिंग ऑफ राइट, तो दिस इज़ टेंडर भी है, तो दिस इज़ व्हाट डीवीटी। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो हमने कर लिया।
Okay, how we treat the DVT. So this is all about it. So वेरिकोस वेन्स में से ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरिकोस वेन्स, वेनस डिसऑर्डर्स और में से और DVT. So medical globe guidelines में भी ये दोनों इंपॉर्टेंट है. So this is all about this chapter.